हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 कराऊंगी, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। देयर वाज ए जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बोजोस क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। क्लास के अंदर बच्चों के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि समर वेकेशन में वे कहाँ-कहाँ गए और वे किसके द्वारा वहां पर पहुंचे। Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane, another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. तो इसके लिए बच्चों ने ट्रेन, बस, बैलगाड़ी, बुलेट कार्ट, एरोप्लेन और बोट, इन सब का उन्होंने यूज किया। Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. पहेली एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ती है और जानना चाहती है कि पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। Long ago, people didn't have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. Later on, they began to use animals for transportation. काफी पहले की बात है, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के कोई साधन नहीं थे। एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना होता था तो पैदल जाते थे और अपने बैग पे वे सामान लेके जाते थे या फिर एनिमल्स को यूज करते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, बोट्स वर यूज्ड फॉर एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स में वाटर के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करना होता था तो बोट यूज होती थी। Later on, people learned to put together different pieces of wood and give shape to boards. पहले तो ये सिंपल होती थी, सिंपल लॉग्स ऑफ वुड, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने डिफरेंट पीसेस वुड के टुगेदर मतलब इकट्ठे किए और बोट को अच्छी शेप दी। ये शेप ऐसी होती थी जैसे कि हमने फिश की शेप पढ़ी है चैप्टर्स में 8 और 9 में, स्ट्रीमलाइन शेप होती थी। तो उन्होंने बाद में बोट की शेप स्ट्रीमलाइंड बनानी शुरू कर दी। Invention of wheel made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that moved on wheels. बाद में जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्ट के जो तरीके थे उनमें उनके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। धीरे धीरे पहिए का डिज़ाइन भी इम्प्रूव होता गया और अब एनिमल्स को यूज किया जाता था। वे गाड़ी को खींचते थे और गाड़ी किस पे मूव करती थी? पहियों पे। Until the beginning of 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. Later came automobiles such as motor car, truck and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. They were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes, and spacecraft are some of the contributions of 20th century. 19वीं शताब्दी के शुरू तक पीपल जो थे एनिमल्स पे या बोट्स पे या शिप्स पे डिपेंड करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। उसके बाद स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई और उससे ट्रांसपोर्ट के नए मेथड्स आ गए, रेल रोड्स बनाए गए। उसके बाद मोटर कार, ट्रक और पानी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोट्स और शिप्स आ गए। 19वीं शताब्दी के शुरू में एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। बाद में इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई जिससे ये पैसेंजर्स और गुड्स को भी लेके जा सकते थे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, स्पेसक्राफ्ट ये सब 20वीं सेंचुरी में आए हैं। हाउ वाइड इज दिस डेस्क?
अब हमें ये बताना है कि ये डेस्क कितना चौड़ा है। पहले मेथड्स यूज होते थे, उस टाइम कोई भी यूनिट नहीं थी मेजरमेंट करने की, तो सिंपली मेजरमेंट करते थे। इसके लिए बहुत ही पुराने मेथड्स यूज करते थे, जैसे कि डेस्क दिया हुआ है और गुल्ली डंडा दे रखा है, तो इस डेस्क की लंबाई को मापा हुआ है, 2 गुल्ली और 2 डंडे। अगर हमें इसका मिडिल पॉइंट निकालना होता है तो एक गुल्ली और एक डंडा एक साइड में और दूसरी गुल्ली और डंडा दूसरी साइड में। तो यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट आ गया। फिगर आप देख सकते हैं 10.2 और 10.3। देर आर सो मैनी ओकेजन्स when we come across a need to measure lengths and distances। बहुत ऐसी ओकेजन्स होते हैं जब हमें लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करना होता है। जैसे टेलर कपड़े को नापता है, ये देखता है कि भाई इससे कुर्ता बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ऐसे ही कारपेंटर, अगर हमें कपबोर्ड है, हमारे यहाँ अलमारी है, उसका दरवाजा बनवाना है, तो वो उसकी हाइट और विड्थ को देखेगा और बताएगा कि भाई इसमें कितनी लकड़ी लगेगी। किसान अपने खेत की लंबाई चौड़ाई मापेगा और बताएगा कि भाई इसमें कितना सीड वो ग्रो कर सकता है और इसमें कितना पानी चाहिएगा उसकी क्रॉप के लिए। तो अब हम, ये तो हुई डिस्टेंसेस के बारे में। जैसे आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, तो हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये जो कमरा है इस कमरे की लंबाई कितनी है क्लासरूम की, और क्लासरूम के अंदर जो डेस्क रखा है उसकी चौड़ाई कितनी है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी बतानी है। हाउ फार अवे इज मून फ्रॉम द अर्थ, मून और अर्थ के बीच की दूरी बतानी है। इन सभी 4 क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, वो है डिस्टेंस। दो कॉर्नर्स या दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस। दो प्लेस क्लोज भी हो सकते हैं, लाइक द एंड्स ऑफ ए टेबल, लाइक द टू एंड्स ऑफ ए टेबल, और मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। अब हम कुछ मेजरमेंट्स करेंगे। जैसे आपको अपने क्लासरूम की लंबाई नापनी है और उसकी चौड़ाई नापनी है, तो आप इसके लिए अपना फुट स्टेप यूज कर सकते हैं। आप इसमें तीन तीन बच्चों को लेंगे और उनके फुट स्टेप्स के द्वारा क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे कि कितनी आती है और उसको टेबल में लिखेंगे। अब आप एक डेस्क को लेंगे, किसी भी डेस्क को क्लासरूम के अंदर, और 3 बच्चों से कहेंगे कि आप अपना हैंड स्पेन यूज करके बताओ कि इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। आप उसको टेबल में लिखेंगे। तो जो 3 बच्चे क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई मापते हैं, वो तीनों बच्चों की अलग अलग आती है। ऐसे ही जो डेस्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं 3 बच्चे हैंड स्पेन यूज करके, तो वो भी अलग अलग आती है। क्यों आती है? क्योंकि फुट स्टेप का साइज और हैंड स्पेन सभी बच्चों का अलग अलग होता है। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट चाहिए जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के यहाँ चेंज नहीं होते। 1790 के अंदर फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। लेकिन आज हम जो यूनिट्स यूज करते हैं वे है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उनको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। जैसे लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये तो हुई छोटी यूनिट्स। अब हम एक लार्ज यूनिट भी करेंगे। जैसे हमें कहीं की डिस्टेंस नापनी है, जैसे हमारा क्वेश्चन था अभी अभी दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी पता करनी है, तो हम इसके लिए मीटर को यूज नहीं कर सकते, ना सेंटीमीटर को ना ही मिलीमीटर को। तो हम इसके लिए एक लार्ज यूनिट यूज करेंगे, वो है किलोमीटर। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमें यूनिट का तो पता चल गया कि मीटर को किस में नापते हैं, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में।
अब हमें करेक्ट मेजरमेंट भी करनी आनी चाहिए। A tailor uses an inchy tape, cloth merchant uses a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the girth of a tree or size of your chest using a meter scale. हमें एक suitable डिवाइस को भी सिलेक्ट करना होता है जब हम किसी की लेंथ मेजर करते हैं। जैसे अगर हमें किसी ट्री की मोटाई पता करनी है या चेस्ट का साइज पता करना है तो उसको हम मीटर रॉड से नहीं नाप सकते, उसको हम इंची टेप से नाप सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें छोटी मेजरमेंट करनी है, जैसे हमने कोई पेंसिल है उसकी लंबाई मापनी है, तो इसके लिए हम मीटर रॉड यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हमें पेंसिल को नापने के लिए हम 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में उसको यूज करेंगे। आपको लेंथ मापना भी आना चाहिए। इसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। फिगर देख सकते हैं आप 10.7। इसमें स्केल को बिल्कुल ऑब्जेक्ट की लेंथ के साथ रखा हुआ है। ये जो ए दिखा रखा है ये बिल्कुल सही है और जो बी दिखा रखा है ये गलत है। इन सम केसेस द एंड्स में बी ब्रोकन। तो कुछ स्केल्स में जैसे पुराने हो जाते हैं स्केल्स तो उनके एंड्स टूट जाते हैं, तो आपको 0 मार्क नहीं दिखता। तो आप उस मार्क को अवॉइड करें और आप 1 से स्टार्ट करें। जैसे फिगर दिखा रखी है 10.8 में, इसमें 1 मार्क से शुरू कर रखा है ये और इसकी लेंथ आती है 14.3। तो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, 1 से शुरू किया था इसलिए हम इसमें से 1 लेस कर देंगे। तो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, 14.3 में से 1 लेस करेंगे तो 13.3 इसकी लेंथ आ जाएगी। और हमें क्या ध्यान रखना होगा जब हम किसी की लेंथ मेजर करते हैं, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई। हमारी आंख की पोजीशन बिल्कुल सामने होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब हम करेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. अगर कोई लाइन कर्व्ड है, मुड़ी हुई है, तो हम मीटर स्केल से उसको माप नहीं सकते। तो इसके लिए हम एक थ्रेड यूज करेंगे। थ्रेड से उसकी लंबाई नापेंगे और फिर उस थ्रेड को मीटर स्केल के पास रखेंगे। इससे हमें उस कर्व्ड लाइन की एक्चुअल लेंथ का पता चल जाएगा। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly, and we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others. Next, moving things around us. हमारे आसपास कुछ चीजें मोशन में हैं तो कुछ चीजें रेस्ट में हैं। हमें एक टेबल दे रखी है नीचे 10.4 और ये ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं एक्टिविटी 5 के नीचे। आप इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। You might have noticed that bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. आप किसी बर्ड को देखते हो, कुछ ही टाइम के बाद वहां से वो उड़ जाता है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। लेकिन टेबल जो पहले जहां थी वो वहां पे अब भी है। तो इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। हम एक चींटी की मोशन देखेंगे ध्यान से। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे।
एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे और कुछ शुगर के छोटी छोटी शुगर के दाने लेंगे और उसके ऊपर बिखेर देंगे। चींटियां शुगर पे अट्रैक्ट होती हैं, तो आप किसी एक चींटी पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और उस चींटी की मूवमेंट को देखते रहेंगे और जहां से वो जाती है वहां पर आप निशान लगाते रहेंगे। अब आप पेपर से चींटियां भी गिरा देंगे और शुगर भी गिरा देंगे। उसके बाद आपने जहां जहां मार्क लगाया है उन पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे। इन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद एक लाइन मिलेगी आपको। ये शो करता है कि चींटी मोशन में है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज ए काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे मोशन ऑफ ए व्हील ऑन ए स्ट्रेट रोड, व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ शोल्डर्स इन ए परेड, फॉलिंग ऑफ ए स्टोन, स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस। ये सभी एक स्ट्रेट ट्रैक पे दौड़ते हैं या चलते हैं। तो ये सब रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दे आर इन रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। एक स्टोन लो हाथ में और उसको धागा बांध दो। धागे का दूसरा एंड अपने हाथ में लो और अब हम स्टोन को गोल गोल घुमाएंगे। स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये मोशन सर्कुलर मोशन होती है। इस मोशन में स्टोन की आपकी हाथ से जो दूरी है वो बिल्कुल सेम रहती है। फिगर देख सकते हैं आप, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं जिनके अंदर ये मोशन होती है। एक है ब्लेड्स ऑफ ए फैन, एक है वेदर कोक। वेदर कोक विंड की डायरेक्शन बताता है। और ये ओल्ड मेथड दिखा रखा है इरिगेशन का, बैल और दिखा रखा है। और ये जो बाल्टी टाइप दिखा रखे हैं, बकेट्स दिखा रखे हैं, ये रेहट बोलते हैं इसको। इसके द्वारा इरिगेशन होता था पहले। ये ओल्ड मेथड है इरिगेशन का। अब हम दो मोशन कर चुके हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब हम करेंगे पीरियोडिक मोशन। When an object repeats its motion after some time, this type of motion is called periodic motion. आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। बच्चा झूल रहा है तो एक बार आगे जाएगा और एक बार पीछे जाएगा, मतलब इसमें रिपीट हो रही है मोशन। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे गिटार दिखा रखे है, इसके स्ट्रिंग्स, बी पेंडुलम, बेल दिखा रखी है। स्कूलों में जैसे घंटी होती है, इसको बजाते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे जाती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन होता है ड्रम्स का, तबले का जो मेम्ब्रेन होता है, जब इसको बजाते हैं एक बार आगे जाता है और एक बार पीछे जाता है। ये पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें ऐसा केस बताना है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दो टाइप की मोशन होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सीविंग मशीन। जैसे आपकी मम्मी सिलाई मशीन पे काम करती है, तो जो हैंड से व्हील घुमाते हैं उसके अंदर सर्कुलर मोशन होती है। लेकिन जो नीडल होती है, जो ऊपर नीचे होती रहती है जहां से कपड़ा सिलता है, उसके अंदर पीरियोडिक मोशन होती है। एक एग्जाम्पल और करेंगे हम। जैसे छोटे बच्चे बॉल के साथ खेलते हैं, तो बॉल आगे जाती है, रोल करती है ग्राउंड पर और ये रोटेट भी कर रही है। तो इसके अंदर दो टाइप की मोशन हो रही है। जो रोटेट कर रही है उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, और जो ये स्ट्रेट जा रही है, मतलब पोजीशन इसकी चेंज हो रही है,
इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। तो व्हाट इज मोशन? ये पढ़ के आपको क्लियर हो गया होगा कि मोशन क्या है। मोशन इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। इसके अलावा हमारे देखना है कि मोशन फास्ट है या स्लो है। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन ए ग्राउंड, ये बहुत ही स्लो होती है। बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ये बहुत ही मतलब स्पीडली करती है बटरफ्लाई। जब आप बटरफ्लाई को कैच करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पीडली वो फ्लाई करती है। रिवर फ्लोइंग, एरोप्लेन फ्लाइंग, मून गोइंग अराउंड द अर्थ, ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडीज, ये सब शो करते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मोशन में है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। हमें मीन्स बताने हैं ट्रांसपोर्ट के। तो सबसे पहले लैंड, कार और बस, वाटर, बोट, शिप, एयर, हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। Fill in the blanks. 1 meter is 100 centimeter. 5 kilometer is 5 multiply 1000 is equal to 5000 meter. Motion of a child on a swing is periodic. Motion of the needle of a sewing machine is periodic. Motion of wheel of a bicycle is circular. Now come to question number 3. Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? हम फुटस्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते लेंथ की, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन का डिफरेंट होता है और इससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका आंसर लिखें आप। वी कैन नॉट यूज ए पेस और ए फुटस्टेप एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये चेंज हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स in their increasing magnitude. 1 meter, 1 centimeter, 1 kilometer, 1 millimeter. First 1 millimeter, उसके बाद आएगा 1 centimeter, उसके बाद आएगा 1 meter और सबसे लास्ट में आएगा 1 किलोमीटर। क्योंकि इसमें हमने पहले सबसे छोटा लिखना है और उसके बाद हमने बढ़ते जाना है और सबसे लास्ट में हमने सबसे बड़ा लिखना है। Now question number 5. The height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. हाइट दी हुई है मीटर में, पहले हम इसके सेंटीमीटर बनाएंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट सेंटीमीटर में हो जाएगी 100 प्लस 65, 165 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 165 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 1650 मिलीमीटर। Now come to question number 6. Distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. मीटर में डिस्टेंस दे रखी है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 3.25 किलोमीटर। Now question number 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? नीडल की लेंथ निकालने के लिए हम 33.1 में से 3 को माइनस करेंगे और इसका आंसर आएगा 30.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8. Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. हमने बाईसाइकिल की मोशन को ऑब्जर्व करना है और सीलिंग फैन की मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगी? बोथ शो सर्कुलर मोशन। अब डिफरेंस क्या होगा? बाईसाइकिल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये लिखें, इसके बारे में लिखेंगे हम बाईसाइकिल मूव्स इन रेक्टिलिनियर मोशन
लेकिन सीलिंग फैन अपनी जगह पे ही है, तो इसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगी, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? जैसे आप लोवर डालते हो और उसकी इलास्टिक को आप दो केसेस में मेज़र कर सकते हैं। एक बार तो आप उसको ऐसे ही मेज़र कर लो और एक बार उसको आप स्ट्रेच करके मेज़र करो, तो दोनों बार हमारी मेज़रमेंट अलग अलग आएगी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या हम रबड़ से बनी हुई, रबड़ क्या है, एक इलास्टिक मटेरियल है, इससे बना हुआ हमारे पास एक टेप है, इंची टेप, उससे क्या हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं? क्या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी इससे मेज़र करने में? तो हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर लिखो आप, एन इलास्टिक टेप will not give accurate measurement because when it stretches it reduces in size. If we have to tell the measurement, we have to tell whether it was stretched or not during the measurement. So it is very difficult to tell the measurement taken by an elastic tape. इलास्टिक टेप से हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाता है तो ये छोटा हो जाता है, और हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने मेजरमेंट लेते समय भाई ये स्ट्रेच पोजीशन में था या ये रिलैक्स पोजीशन में था। तो बहुत ही डिफिकल्ट है इलास्टिक टेप से मेजरमेंट बताना। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। अभी अभी हमने चैप्टर के एंड में पढ़ा पीरियोडिक मोशन के बारे में, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार, मेम्ब्रेन ऑफ ए ड्रम, पेंडुलम एंड द नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन। आप इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे कमेंट जरूर लिखें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके बाय बच्चों।